नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, रीट मेंस का जो एग्ज़ाम है जनवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा और अभी से इस YouTube चैनल के माध्यम से अपन रीट की टेस्ट सीरीज़ का आयोजन करेंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं, जो 2023 का रीट मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे ताकि अपने को पता चल सके कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे और अपने को तैयारी किस तरह से करनी है। तो वीडियो के साथ निरंतर बने रहें। आने वाले समय में जो भी वीडियो आएंगे वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और अगर आप निरंतर देखते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। सबसे पहले अपन दोस्तों बात करेंगे राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो बात करेंगे। राजस्थान का सामान्य ज्ञान में अपन राजस्थान का भूगोल है, ठीक है, राजस्थान का भूगोल, ये क्वेश्चन अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, भूगोल के जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मतलब 2023 में जो रीट मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले वो हल करेंगे और इससे क्या अपने को अनुमान लग जाएगा कि तैयारी किस प्रकार आगे के जो टेस्ट सीरीज बनाई जाएगी उसमें किस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और उसके बाद भूगोल के जो टॉपिक है, जैसे राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अपवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ, बांध, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभयारण्य, इनके बारे में दोस्तों विस्तृत डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है। मृदाएं एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियां एवं जनजातीय क्षेत्र, धात्विक एवं अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन परंपरागत एवं गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान में यातायात के साधन। ये जो इतने टॉपिक है दोस्तों, इन सभी टॉपिक के सबसे पहले तो अपन डिस्कस करेंगे PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अच्छी तरह से विश्लेषण करेंगे और फिर अपन मॉडल पेपर बनाएंगे और टेस्ट सीरीज है वो निरंतर अपनी चलती रहेगी। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं जो पीछे रीट मेंस का जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें राजस्थान के भूगोल से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में। तो दोस्तों चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का अपने फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषण करेंगे दोस्तों किस प्रकार क्वेश्चन रहे हैं। तो ये दोस्तों राजस्थान के वनों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। प्रशासनिक वर्गीकरण है दोस्तों, उसमें 3 प्रकार के वन होते हैं। कितने प्रकार के वन होते हैं? 3 प्रकार के। पहला तो होता है मित्रों रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट मतलब आरक्षित वन। दूसरा होता है मित्रों सुरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। और तीसरा होता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। यहाँ हो जाएगा अपना ऑप्शन बी राइट। अनारक्षित वन प्रशासनिक वर्गीकरण के तहत नहीं आता है। बाकी 3 प्रकार होते हैं, आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। दोस्तों जो आरक्षित वन होते हैं ना, इस पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है और ये राजस्थान के उदयपुर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, आरक्षित वन सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? उदयपुर में, ठीक है। और जो सुरक्षित वन है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इनमें दोस्तों सरकार का पूर्ण स्वामित्व नहीं होता। यहाँ पर थोड़ी बहुत छूट होती है, मतलब आमजन है वो यहाँ से लकड़ी ला सकते हैं, पशुचारण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पाए जाते हैं सर्वाधिक वो पाए जाते हैं 12 डिस्ट्रिक्ट में। आरक्षित वन उदयपुर में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये 12 में पाए जाते हैं। और अवर्गीकृत वन अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट ये सर्वाधिक पाए जाते हैं बीकानेर में, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर में। तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। चंबल बेसिन,
की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ये PYQ है दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि इसका एनालिसिस अपन कर रहे हैं, ठीक है, रीट मेंस के एग्जाम में जो पूछे गए थे। तो चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है अवनालिकाएं। इसका ऑप्शन यहाँ पर ए राइट है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो चंबल है ना, चंबल नदी, इसका प्राचीन नाम है चरमनवती। चरमनवती, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, चरमनवती। और इसकी जो कुल लंबाई है ना, ये ध्यान रखना, 965 किलोमीटर है। एग्जाम में ये पूछी गई है, 965 किलोमीटर चंबल नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में जानापावा की पहाड़ियों से होता है। ये ध्यान रखना, जानापावा की पहाड़ियों, ये जो जानापावा की पहाड़ियाँ हैं, यहीं पर सिंगार चोरी चोटी है। सिंगार चोरी चोटी, इस चोटी के पास से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी का उद्गम हुआ और ये राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ नामक स्थान से। चौरासीगढ़ नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में होता है, राजस्थान में चौरासीगढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है और प्रवाहित होती हुई उत्तर प्रदेश में ये जाकर इटावा नामक स्थान है, यमुना नदी में मिल जाती है। ये आपको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। वालर या वालरा, ध्यान देना, वालर या वालरा एक ही बात है। तो मित्रों, वालर कृषि का प्रकार है वो है स्थानांतरित कृषि। वालर कृषि का प्रकार है स्थानांतरित कृषि। इसका ऑप्शन ए राइट है। दोस्तों, स्थानांतरित कृषि क्या होती है? आदिवासी समुदायों द्वारा दक्षिणी राजस्थान में, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में ये कृषि की जाती है, जिसमें जंगलों को साफ करके खेती की जाती है और फिर कुछ समय बाद उस भूमि को छोड़ दिया जाता है। यानी कि जब भूमि की उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है, तब उस भूमि को छोड़कर अन्य जगह पर जाकर ये खेती इसी प्रकार की जाती है। ये जो स्थानांतरित कृषि है ना मित्रों, ये दो प्रकार की होती है। एक तो वालरा होती है और दूसरी होती है दजिया, ठीक है। वालरा कृषि है ना, ये भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। दजिया है ना, दजिया कृषि, ये मैदानी इलाकों में की जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, यह भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये लागू हुआ था मित्रों 1972 में। कब लागू हुआ था? 1972 में। इसका सी ऑप्शन राइट है। भारत में वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है, ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो तो आपको पता है दोस्तों, वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा करना, अवैध शिकार, तस्करी और व्यापार को रोकना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन जो पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष है, एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष है या उससे अधिक है तथा वह किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह कहलाता है, तो वह कहलाता है मित्रों साक्षर कहलाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ मित्रों राजस्थान के झालावाड़ और कोटा जिलों में अवस्थित है। कहाँ पर विस्तृत है? झालावाड़ और कोटा जिले में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। दोस्तों, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ है ना, ये विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है, विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है। और इन्हीं पहाड़ियों में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी स्थित है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, अगर पूछा जाए मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है? इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की स्थापना 2004 में हुई थी। चलिए 7वां क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। तो दोस्तों, ये अरावली से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। आसान क्वेश्चन थे दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित जो भूगोल का पोर्शन है वहाँ से पूछे गए थे वो। और यहाँ पर अपन भूगोल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले और वीडियो में अपन बात करेंगे, जैसे रीट लेवल 2 में जितने भी भूगोल के क्वेश्चन पूछे गए थे मेंस एग्जाम में वो भी अपन डिस्कस करेंगे। निरंतर इस वीडियो को
अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहें ताकि उनको भी फायदा मिलता रहे। देखिए 7वां क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर। सभी को पता है मित्रों, गुरु शिखर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट है, गुरु शिखर, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, संतों का शिखर कहा था। क्या कहा था, संतों का शिखर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, भगवान विष्णु है ना, उनके भगवान विष्णु के अवतार है दत्तात्रेय। ठीक है, दत्तात्रेय, भगवान विष्णु के अवतार है दत्तात्रेय। इनका जो मंदिर है ना, दत्तात्रेय मंदिर, वो गुरु शिखर की चोटी पर स्थित है। ठीक है, इस मंदिर की जो ऊंचाई है वो है 5 मीटर। ठीक है, गुरु शिखर की ऊंचाई आप सभी को पता है 1722 मीटर है। ठीक है, और जब इस मंदिर है, इसकी ऊंचाई इसके साथ सम्मिलित कर ली जाती है तो 1722 मीटर प्लस 5 मीटर 1727 मीटर भी कई बार ऑप्शन में मिल जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अरावली की सर्वोच्च चोटी है वो है गुरु शिखर। 2 नंबर पर जो चोटी है ना वो है शेर चोटी है ना दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। कितनी है, 1597 मीटर। ठीक है, ये दूसरी सर्वोच्च चोटी है और ये भी सिरोही जिले में स्थित है। इसके बाद में दोस्तों 3 नंबर की चोटी है वो है देलवाड़ा, इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। कितनी है, 1442 मीटर, और ये भी सिरोही में स्थित है। और 4 नंबर की चोटी है वो है जरगा है 1431 मीटर। याद रखना 1431 मीटर जरगा, लेकिन जरगा कौन से जिले में स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने, घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना, रेल यात्रा को प्रोत्साहन देना, भारतीय रेलवे का विकास प्रदर्शित करना, राजाओं और उनकी शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शन हेतु। तो भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना, इसका ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये योजना भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानहेरा टिब्बा किसका प्रमुख खनन क्षेत्र है। मानहेरा टिब्बा या मणिहारी टिब्बा, ठीक है, यह प्राकृतिक गैस का प्रमुख खनन क्षेत्र है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख खनन क्षेत्र है। जो प्राकृतिक गैस होती है ना मित्रों, प्राकृतिक गैस, जो राजस्थान में प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, उसका विपणन एवं वितरण वो गेल कंपनी के द्वारा किया जाता है। GAIL, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी के द्वारा किया जाता है। और राजस्थान में ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने 1996 में, ठीक है, 1996 में मणिहारी टिब्बा, जो कि जैसलमेर में है, मणिहारी टिब्बा के पास कमली ताल में सर्वप्रथम गैस की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, कमली ताल, ये मणिहारी टिब्बा जो स्थान है इसके पास में है, जैसलमेर में कमली ताल, और यहाँ पर सर्वप्रथम प्राकृतिक गैस है इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी, 1996 में। इसका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, ध्यान रखिए, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो उच्च भूमि है मित्रों, उसे कहते हैं बोराट का पठार। ऑप्शन बी, ठीक है, बोराट का पठार। इसकी जो औसत ऊंचाई है ना वो है 1225 मीटर। ठीक है, 1225 मीटर। ठीक है, और ये कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि है, तो ये ध्यान है आप रखें। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके, और आने वाले वीडियो के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल आइकन बनकर आता है उसे प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों जनवरी तक इस YouTube चैनल पर रीट लेवल 1 और 2 जो मेंस एग्ज़ाम होगा उससे संबंधित वीडियो निरंतर अपलोड करते रहेंगे, और सभी के सभी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप निरंतर देखते हैं तो आपकी तैयारी में ये महत्वपूर्ण साबित होंगे।
अगला क्वेश्चन है मरू राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है। दोस्तों मरू राष्ट्रीय उद्यान 2 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। एक तो है जैसलमेर जिला और दूसरा बाड़मेर, ठीक है। और यहाँ पर विभाग ने उत्तर जैसलमेर राइट माना है। क्यों माना है इसको? क्योंकि मरू राष्ट्रीय उद्यान है, इसका क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर, 3162 वर्ग किलोमीटर। इसका जो अधिकांश क्षेत्रफल है 1900 वर्ग किलोमीटर, ये तो पाया जाता है जैसलमेर में, यानी कि सर्वाधिक जो क्षेत्रफल जैसलमेर में पाया जाता है, इसी वजह से इसका ऑप्शन जैसलमेर है वो राइट माना गया। बाकी जो बचा हुआ 1262 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, वो पाया जाता है बाड़मेर में। तो यहाँ पर ये सी आपको ध्यान रखना है, राइट माना गया है। मरू राष्ट्रीय उद्यान है ना दोस्तों, जैसे राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन, ठीक है। अभी दोस्तों पीटेट का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया था कि राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स। गोडावन जो है राजस्थान का राज्य पक्षी, इसका जो वैज्ञानिक नाम है आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों गोडावन है, इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो घर है ना, ये मरू राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी आप याद रखें, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन है, काली मृदा जानी जाती है। काली मृदा, दोस्तों काली मृदा, इसे वर्टिसोल भी बोल सकते हैं, वर्टिसोल, ठीक है, वर्टिसोल। और काली मृदा हाड़ौती संभाग में, राजस्थान के हाड़ौती संभाग में सर्वाधिक पाई जाती है। हाड़ौती संभाग यानी कि जो कोटा संभाग है, जैसे कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, ये 4 जिले हाड़ौती संभाग के अंतर्गत आते हैं। और काली मृदा इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो काली मृदा है ना दोस्तों, ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है और जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। इसका जो काला रंग है ना, ये टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा भी सर्वाधिक पाई जाती है। और एक ध्यान रखें, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी तो काली मृदा ही कहलाती है, ये आपको याद रखना है। 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। मक्का, ठीक है, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर संभाग में होता है, उदयपुर संभाग, ठीक है। तो उदयपुर संभाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर जिला पूछा जाए ना, किस जिले में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है, तो याद रखना आपको बांसवाड़ा जो जिला है ना, यहाँ पर सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। मक्का अनुसंधान केंद्र है ना दोस्तों, ये बांसवाड़ा जिला है। यहाँ पर एक स्थान है बोरवट, इसी जगह मक्का अनुसंधान केंद्र है। तो ये ध्यान रखें, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई। राजस्थान राज्य वन नीति, तो दोस्तों ये लागू की गई थी 2010 में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2010 एक्यूरेट डेट याद रखें, 8 फरवरी 2010, ठीक है, ये आपको ध्यान रखें। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के, ध्यान देना, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक वन और वृक्ष आवरण को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये दोस्तों वनों से संबंधित कई क्वेश्चन जो रीट मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम स्थल है। बनास नदी यानी वन की आशा से इसका नाम बनास है, ठीक है। बनास नदी का उद्गम होता है दोस्तों, राजसमंद जिला है ना, यहाँ पर है कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ है ना, कुंभलगढ़ जो स्थान है दोस्तों, इसके पास में ही खमनोर की पहाड़ियाँ, यहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है, ठीक है। बनास नदी का उद्गम राजसमंद में से हुआ। राजसमंद में बहने के पश्चात ये जाती है चित्तौड़गढ़ में, फिर भीलवाड़ा में, फिर अजमेर में, अजमेर के बाद में टोंक के बाद में जाती है सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद में ये मिल जाती है चंबल नदी में, ठीक है। सवाई माधोपुर में बहते हुए ये चंबल नदी में, यानी कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछा जाए ना, तो याद रखना बनास नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी, और इसकी लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है। बनास नदी है ना दोस्तों, राजसमंद में देवगढ़ नामक स्थान है, ध्यान देना, देवगढ़ नामक स्थान,
ये क्वेश्चन पूछा गया है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। बनास नदी राजसमंद में देवगढ़ के निकट पिडमांट, ये याद रखना, पिडमांट स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है बरखान है। बरखान तो दोस्तों ये रेत की टिल्ली होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजा बांध बनाया गया है। मेजा बांध, ठीक है, मेजा बांध। ये मेजा बांध बनाया गया दोस्तों कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। इसका ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है। सरसों अनुसंधान निदेशालय ये दोस्तों सेवर जो स्थान है ये पड़ता है भरतपुर में। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों सरसों अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया तो याद रखिए 20 अक्टूबर। डेट याद रखना दोस्तों, 20 अक्टूबर 1993। 20 अक्टूबर 1993 को सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान निदेशालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये जो सरसों अनुसंधान निदेशालय है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य करता है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म तो दोस्तों ये स्थित है सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। सूरतगढ़ कृषि फार्म के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है ना वो है 12,000 हेक्टेयर। ठीक है, 12,000 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर होता है दोस्तों, 1 हेक्टेयर में राजस्थान के 4 बीघा होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे से समझो 12,000 हेक्टेयर मतलब 12 चौके 48,000 बीघा जमीन में ये कृषि फार्म बना हुआ है। ठीक है, और ये जो इसमें जो सहायता की थी ना वो किस देश ने की थी? रूस ने। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, और इसकी स्थापना करने में जो मुख्य योगदान था जिस देश का, उस देश का नाम है रूस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सूरतगढ़ श्री गंगानगर में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। 20वां क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? तो बाबा मगरा द्वीप ये उदयपुर में स्थित झील है दोस्तों, जयसमंद झील। जयसमंद झील यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जयसमंद झील है, इसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, और इस झील में गोमती नदी का पानी आता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जयसमंद झील है इसमें कौन सी नदी का पानी आता है? गोमती नदी का पानी आता है। यह भी पूछा जा सकता है इसका प्राचीन नाम क्या है? जयसमंद झील का डेबर झील है। क्या नाम है प्राचीन नाम? डेबर झील है। और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है? यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है वो है मित्रों जयसमंद झील है। ठीक है, और इस झील में दोस्तों 7 टापू है। कितने टापू है? 7 टापू। आपको याद रखना है सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का बांगड़ा। बाबा का बांगड़ा सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का बांगड़ा। ठीक है, और छोटा टापू कौन सा है? प्यारी। छोटा टापू कौन सा है? प्यारी। और ये बाबा मगरा द्वीप है ना, ये भी दोस्तों एक टापू है, और इस पर होटल आइसलैंड स्थित है। इस जो बाबा मगरा द्वीप है इस पर होटल आइसलैंड स्थित है। इसके अलावा जैसे बटवाड़ा और बीड़ा टापू है जहाँ पर मछुआरे निवास करते हैं। और दोस्तों ये जो जयसमंद झील है ना, इससे 2 नहरें निकाली गई हैं। कितनी नहरें? 2 नहरें। एक नहर का नाम है श्याम नहर और दूसरी नहर का नाम है भाट नहर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? ये जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का जो प्रादेशिक केंद्र है यह स्थापित कब किया गया था? 1965 में। इसका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव। दोस्तों आर्काइव का मतलब होता है पूरा लेख या डिजिटल अभिलेखागार। तो ये मित्रों किस स्थान पर है? बीकानेर में है। इसका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों और ये 23वां क्वेश्चन है, और राजस्थान जियोग्राफी से रिलेटेड रीट लेवल फर्स्ट का जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें 23 क्वेश्चन राजस्थान जियोग्राफी से संबंधित पूछे गए थे। ठीक है, और ये अंतिम क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव जालोर जिले का शुभंकर है?
शुभंकर से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आज अपन सभी शुभंकर एक साथ देख लेंगे और ताकि आप उसका रिवीजन भी कर सके और आपको याद भी रहे। तो जालोर जिले का शुभंकर है दोस्तों भालू या रीछ, इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। तो दोस्तों ये थे 23 क्वेश्चन। अभी अपन सभी शुभंकर देख लेते हैं। राजस्थान के सभी 33 जिलों के वन्य जीव शुभंकर इस प्रकार है। वर्तमान में दोस्तों राजस्थान में 41 जिले हैं, ठीक है, लेकिन जो 33 जिले हैं ना, इन्हीं के शुभंकर अपने को याद रखने हैं और संभागवार अपन इन शुभंकर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अजमेर संभाग की। अजमेर संभाग में 4 जिले हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों अभी वर्तमान के संदर्भ में देखें तो जैसे ब्यावर जिला बना है तो ये अजमेर संभाग के अंतर्गत ही है, लेकिन जो ये शुभंकर है ना ये 4 जिलों के बताए गए हैं। तो अजमेर का जो शुभंकर है वो खरमोर पक्षी, याद रखें। भीलवाड़ा का मोर, ये RS एग्जाम प्री में पूछा गया है। नागौर का राजहंस है, टोंक का हंस है, तो ये ध्यान रखें। भीलवाड़ा का मोर है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जिसका वैज्ञानिक नाम पावोक्लिस्टिडस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या सॉरी दोस्तों, भरतपुर संभाग के बारे में बात करते हैं। तो भरतपुर संभाग है, जैसे भरतपुर संभाग में दोस्तों डिग जिला भी आता है, ठीक है, डिग भी आता है, लेकिन डिग का वर्तमान में कोई भी ऑफिशियल शुभंकर नहीं है, ठीक है। भरतपुर का है सारस, धौलपुर का है पंचीरा जिसे इंडियन स्क्रीमर भी बोलते हैं, करौली का है घड़ियाल, सवाई माधोपुर का है बाघ, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं और 5वां जिला डिग है जिसका शुभंकर ऑफिशियल नहीं बताया गया, लेकिन ये आप 4 याद रखें। भरतपुर का सारस है, धौलपुर का पंचीरा, करौली का घड़ियाल, सवाई माधोपुर का बाघ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में अगर बात करें बीकानेर का तो भट्ट तितर, बटनेर लिखा हुआ है दोस्तों, याद रखना भट्ट तितर, ठीक है। भट्ट तितर रेत का तितर होता है जो गजनेर अभयारण्य में घूमता हुआ आपको मिल जाएगा। ये बीकानेर का शुभंकर है, ठीक है। चूरू का कृष्णमृग है, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला है, श्री गंगानगर का चिंकारा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर से भी दोस्तों अनूपगढ़ जिला बना था गंगानगर से विभाजित होकर, लेकिन उसको वापस से गंगानगर में ही शामिल कर लिया गया। अब बात करते हैं जयपुर संभाग के बारे में। जयपुर संभाग में देखिए दोस्तों, जयपुर में जैसे जयपुर है इसका चित्तल है, अलवर का सांबर है, ठीक है, दौसा का खरगोश है और झुंझुनू का काला तितर है और सीकर का साइन है, ठीक है दोस्तों। ये जो 5 जिले हैं ना जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जैसे कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा भी है, लेकिन उनका शुभंकर आपको नहीं याद रखना। फिर बात करते हैं जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में जो जोधपुर है उसका कुरंजा है शुभंकर। बाड़मेर का मरु लोमड़ी, मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है और इसी मरु राष्ट्रीय उद्यान में आपको मरु लोमड़ी विचरण करती हुई मिल जाएगी, तो ये ध्यान रखना, बाड़मेर मरु लोमड़ी। जैसलमेर गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर, राजस्थान का राज्य पक्षी, ठीक है। आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स आपको नाम मैंने बताया था, साइंटिफिक नाम। जैसलमेर का गोडावन ये शुभंकर है। जालोर का जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया भालू या रीछ, ये अपने रिटमेंस एग्जाम में पूछा गया था। पाली का तेंदुआ, पाली का तेंदुआ, ठीक है। और सिरोही है ना, सिरोही यहाँ का हो जाए जंगली मुर्गा, ठीक है, सिरोही का जंगली मुर्गा। अगला है दोस्तों कोटा संभाग। कोटा में 4 जिले आते हैं, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी। कोटा संभाग में जो कोटा है ना उसका शुभंकर है उदबिलाव, बारां का है मगरमच्छ, झालावाड़ में गागरोनी तोता। गागरोन किला दोस्तों झालावाड़ में स्थित है, ठीक है, आहू एवं काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर स्थित है और यहीं पर जो गागरोनी तोता आपको विचरण करता हुआ मिल जाएगा। बूंदी का सुरखाव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोटा का उदबिलाव, बारां का मगरमच्छ, झालावाड़ का गागरोनी तोता, बूंदी का सुरखाव। अब बात करते हैं उदयपुर संभाग की। उदयपुर संभाग में अपन बात करें उदयपुर की तो कब्र बिज्जू, कब्र बिज्जू। बांसवाड़ा का जल पिप्पी, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा और डूंगरपुर का जंगिल, प्रतापगढ़ का उड़न गिलेरी। उड़न गिलेरी जो महुआ के वृक्षों में
रहती है। ये प्रतापगढ़ सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में देखने को मिलती है। राजसमंद का भेड़िया, तो ये ध्यान रखें, राजसमंद का भेड़िया, प्रतापगढ़ उड़न गिलेरी, डूंगरपुर का जंगिल, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, बांसवाड़ा का जलपीपी, उदयपुर का कबरबिजी, ये 6 जिले आते हैं। इसके अलावा अभी जो नवनिर्मित जिला सोनपुर भी इसी संभाग के अंतर्गत ही आता है। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान के जो 33 जिले हैं उनके शुभंकर। 8 जिलों के अभी तक ऑफिशियल शुभंकर कोई भी नहीं है, तो इन 33 जिलों के शुभंकर आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे भी अपन जो पीछे पेपर हुए ना लेवल 2 के, जैसे हिंदी का, उर्दू का, एसएसटी, जो भी मैथ साइंस के, उन सभी में जो राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अपन विस्तारपूर्वक एनालिसिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसके इर्द गिर्द के जो फैक्ट है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। तो निरंतर इस YouTube चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।